चौधरी साहब, तो ये आपकी काबीना में कुछ दो बातें सामने आई हैं। एक तो 5.5 ट्रिलियन रुपीज़ ह्यूज अमाउंट, इसकी जो ज़मीन पे कब्ज़े की ये बात आ रही है, इस हवाले से क्या एक्शन हो रहे हैं? और एक बात सामने आ रही है कि अब वज़ीर आज़म कोई बहुत सख्त फैसले लेने जा रहे हैं, हमें कौम को इत्मीनान में लेंगे कि क्या होने जा रहा है चौधरी साहब? देखिए नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो ज़मीनें हैं ना, ये हुआ ये था कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इमरान खान से पहले आपको इन्वायरमेंट या माहौल का तो हमने नाम ही नहीं सुना था कि ये भी कोई बला होती है और ये भी कोई ज़रूरी होता है इंसानों के सांस लेने के लिए, रहने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। अब उन्होंने आकर के सबसे पहले जोर ये दिया कि जंगल जो है उसका कवर मुझे बताएं कि क्या है उन्होंने। और वो जाहिर है कि पहले वो आपको पता है कि वो तो शिकार खेलते थे, तो वो तो पाँव के ऊपर उनको पता है कि पाकिस्तान में जंगलों का हाल क्या है। तो बहुत सारे जंगल जो हैं जो हमारी आंखों के सामने गायब हो गए, तो उससे तहकीकात शुरू की और शुरू में ही 2018-19 में भी हमने कई हजार एकड़ जगह जो है जंगलों की वो रिट्रीव कराई। अब आकर के ये हुआ कि इनको ये पीएम साहब ने ये उनको ये तजवीज़ पेश की गई कि हम इसका सैटेलाइट से मैपिंग करा लें कि कहाँ पे जो ज़मीन है वो सरकार की है, उस पर कब्जा है। अब वो जो ज़मीन की जब मैपिंग कराई गई है तो उसमें पता चला है कि तकरीबन 5.6 ट्रिलियन की जो जगह है, यानी वो खरब रुपए की, जो 5 खरब रुपए की जो जगह है, उसको मुख्तलिफ लोगों ने कब्जे में किया हुआ है। और सिंध की जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड है वो मुख्तलिफ लोगों के कब्जे में है। तो अब एक मुसलसल अमल ऑलरेडी जारी है जिसमें लोगों से ये जंगल की ज़मीन जो है वो वागुजार कराई जा रही है। अच्छा चौधरी साहब, आप फ़ायदा उठाते हैं कि जब भी नून लीग के कोई मुकदमा चलते हैं, कभी वीडियो आ जाती है, कभी ऑडियो आ जाती है, राना शमीम साहब का बयान आता है जो पहले नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं, साबिक़ मुस्लिम लीग नून के लायर्स के नायब सदर भी रहे हैं, पीसीओ के जज भी रहे हैं, और फिर अचानक एक ऑडियो आ जाती है। इन सब के पीछे है कौन? लगता है कि मास्टरमाइंड एक ही है। आपने सुना इस पे बड़ा काम किया है। भट्टी साहब, बात यह है कि ये मास्टरमाइंड कौन है, इनकी सियासत किया है, उसके इंसाइक्लोपीडिया तो आप तीनों इस प्रोग्राम में बैठे हुए। थानू तो ज्यादा तो नहीं पता लोगों कि किसने इनकी शुरू कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ से हुआ, ऑपरेट कैसे करती है, काम कैसे करते हैं। हमने तो आप लोगों के साथ साथ सीखा है, सुना है, समझा है। नहीं फवाद साहब, एक मिनट मैं आपको खबर देता हूँ। राना शमीम साहब जब नवाज शरीफ से मिलने गए, ये जब ये फ्रांसिक करवाया गया इसका, उन्होंने वो फल इनको खिलवाया जो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं। अब बता दें हुकूमत की तहकीकात में क्या चीज़ है इस पसे पर्दा राना शमीम साहब की और साकिब नसार की जो जाली वीडियो आई है, उसके पीछे किरदार कौन से हैं? जो आप माशाल्लाह वकील भी हैं, सहाबी भी रहे हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। अल्लाह ताला ने आपको 3 खूबियां दी हैं। भट्टी साहब, बस यही आपने जो है वो जिस तरीके से बयान किया है और जिस तरीके से आपने ये बताया है सारा, ये देखें, जब भी ये केसेस आए हैं, आपने इसके ऊपर अगर छोटी सी आपकी टीम की एक डॉक्यूमेंट्री बना देना जी, तो बड़ा फायदा हो जाएगा कि जब भी तारीख आई है उससे पहले क्या हुआ। तो जब भी पैनामा का केस आया है उसके बाद किस तरह से चला, फिर उसके बाद जब अपीलें आती हैं तब क्या होता है, और फिर आप पिछली दफा भी जब मुशर्रफ साहब के दौर में क्या किस तरह नवाज शरीफ 10 साल बाहर रहे और जब डील मिली वापस आए और 10 साल बाद उनके केस लग गए तो वो फारिग हो गए। तो ये अपने मुकदमात चूंकि अब इनके आखिरी फेज में है, मरियम नवाज को मालूम है कि इनकी अपील यहाँ पे जो के ऊपर जो है उसकी सिचुएशन का मरियम नवाज को अच्छी तरह अंदाजा है। तो ये कई शोबदे अभी भी हुए हैं और मुझे ये लगता है कि तारीख से पहले कोई 1-2 शोबदे और भी होंगे, वो भी हम देखेंगे जो हमारे सामने आएंगे। चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये अफराद की बात नहीं, इदारों की बात है। मतलब हमारे सी पैक के जो साबिक सरबराह थे बाजवा साहब, उन पर भी एक स्टोरी थी फैक्ट्स फोकस वालों ने। फिर ये हमारे साबिक चीफ जस्टिस है, उन पर भी ये स्टोरी दी है। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, मगर मेरा सवाल बनता है कि हम लोग ये जो वेबसाइट है, छोटी मोटी है या बड़ी है, अमेरिका में या कहाँ पे, हम इसके खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं ये लोग लेते कि भी हमें सच पता लगे कि आप मुँह उठा के पाकिस्तान के अहम लोगों पे, अहम इदारों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और हम तरदीद कर देते हैं। यू थिंक इट्स फेयर? देखिए ना, बात यह है कि ये जब अदालतों में केस हो ना, तो एग्जीक्यूटिव हमेशा रिस्ट्रेन ये करती है कि हम खुद ना करें। जब केस सब जुडिस है, अदालत हुक्म करे तो हम हर करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन चूंकि केस सब जुडिस है, और अभी मैं आपको एक और भी बात बताऊं, ये जो स्टोरीज की जाती हैं इसका मतलब ही ये है कि असल मामले से तवज्जो हट जाए और लोग इधर लग जाए। अब ये अगर आप कमीशन बना दें और इस चक्कर में पड़ जाएं, ये देखें आप लोगों ने, आप तीनों ने बड़े करीब से पनामा पेपर को कवर भी किया हुआ है। अब ये आपको भी मालूम है कि एक शाकिब निसार साहब की जो वीडियो है या ऑडियो है, ये तो 3 चीफ जस्टिस इस दौर में गुजरे हैं, कुछ 16 जज गुजरे हैं, पार्लियामेंट, एक बंदे की जो ऑडियो है उसकी लीगल किस तरह से उसने इफेक्ट कैसे करना है केस को, ये तो दर्जनों जजेस ने इस केस को देखा है, उसको बात की है और ये आगे ट्रायल कोर्ट में केस गया है, तो इसकी कोई हैसियत नहीं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरिट्स के ऊपर आप इस वक्त जो है तवज्जो हट जाए और इस तरफ चली जाए। नहीं, दुरुस्त फरमाया आपने दुरुस्त फरमाया, अपोजिशन का होगा, मगर मेरा कंसर्न ये नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये पाकिस्तानी लोगों का ये हक नहीं है कि उनको पता लगे कि इल्ज़ाम गलत है या सच है या झूठ है? आप तो उनकी पोजीशन ले रहे हैं ना, अपोजिशन चाह रही है एक क्योस पे लाना, आई एग्री विद यू, मगर मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के सिटीज़न का राइट है कि इस तरह के जो केसेट्स आ रही हैं, बयान हल्फी आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो इदारों और रियासत का एक इम्प्रेशन कमज़ोर कर रही है, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। वो तो देखे ना, उसके ऊपर ये पहली दफा तो नहीं हुआ ना, नवाज शरीफ की तो हर चीज जल्दी साबित हुई है, कैलेबरी फोन से लेके अब तक। देखिए इतने बड़े माफिया के खिलाफ कंक्लूजन करना एक खुद बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये जो एफिडेविट आ गया है या वीडियो आ गई है, मेरे ख्याल में बेस्ट तो ये होगा कि जो पनामा का केस है उसकी अपील जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचे, उसके बाद फिर जो है वो इसकी तहकीकात जो है वो हो, ताकि वक्त जाया ना हो, और वो केस जो है वो असूली तौर के ऊपर डे टू डे चलना चाहिए। शहबाज शरीफ का केस डे टू, मुझे सिर्फ असल बात तो देखें, एक अगर आप लोग ये मेहरबानी करें ना कि मैं ये कहता हूँ आप अपोजिशन की बात भी ना सुने, हुकूमत की बात भी ना सुने, सिर्फ लोगों को ये बता दे केस क्या है, एविडेंस क्या है और दलाइल क्या है, लोग खुद फैसला कर लेंगे कि ये केसेस में है क्या और चल कैसे। अच्छा चौधरी साहब, ऐसा कर लेते हैं, एक तरफ ये आर्मी चीफ DGIS का इस्तीफा मांगते हैं, फिर अदलिया को प्रेशराइज करते हैं, इनके मकासद हैं कि इसके पसे पर्दा तो सारा एक ही ग्रुप लगता है बज़ाहिर, कोई किसी के मुंह से लफ्ज दिख रहा है, कोई क्या, इनके मकासद क्या है? मकासद सिर्फ एक है कि ये जो केस आखिरी फेज में अपील जो चली गई है, इसको कैसे जो है वो इसको रास्ते से हटाया जाए, क्या क्या किया जाए कि इसके ऊपर कंक्लूजन ना हो सके। आप देखें नवाज शरीफ को वापस बुलाया गया, वो वापस नहीं आए, उनका केस अलहदा हुआ। अब मरियम नवाज का जो केस है वो अबेटमेंट का है, असल केस तो नवाज शरीफ के ऊपर है ना, इनके ऊपर तो अबेटमेंट का केस है, और वो अबेटमेंट का केस जो है उसकी जो अपील है उसको ये चाहते हैं कि उसका फैसला ना हो और इसको लंबा किया जा सके। और इसकी तमाम जो आप समझें कि जो इस वक्त साजिशें की जा रही हैं, फिल्में आ रही हैं, जजेस को प्रेशर में लाया जा रहा है, वो सिवाय उसके इसके अलावा कोई मकसद ही नहीं है कि इस केस को फैसले से दूर किया जाए। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल इसके बाद सर, मेरी इतना है मरियम साहिबा परसों रात एक वीडियो जारी करने लगी थी, फिर वो नहीं की गई, वो आपके ख्याल में किसकी हो सकती है? जो वीडियो है इसके ऊपर भी इतलात हैं कि कुछ जो अपना एक इसी तरह की कोई फेक वीडियो जो है वो बिल्कुल एक दो और वीडियो के बारे में कहा जा रहा है, मीडिया में, सोशल मीडिया में बातें आ रही है, लेकिन ये जो पिछली वीडियो पिट गई है, और मैं आई मस्ट से कि मैं वो समा टीवी की टीम को बड़ी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जिस तरह उन्होंने रात को फोरेंसिक किया, लोगों के सामने एक पूरा एक हकीकत रखी, इस तरह की जो उसके बाद से ये थोड़े रिलक्टेंट हो गए हैं वो फिल्म लाने में, तो आप देखते हैं कि उसको कितनी देर ये सब्र करें। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी बात, सुना है मरियम नवाज साहबा वालिद साहब से वफाक के लिए इक़्तिदार मांग रहे हैं, क्या कोई सजा याफ्ता मुल्ज़म पार्टी का सदर बन सकता है? वो तो आपको याद होगा कि पार्लियामेंट ने एक जॉइंट सेशन के जरिए ये कानून अमेंड किया था और नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया था दोबारा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खत्म किया था। अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। वैसे भी देखें नवाज शरीफ, जरदारी, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है, अब पुलों के नीचे बड़ा पानी गुजर गया है, अब अगली पॉलिटिक्स है, अगली चीजें हैं आगे उसको। तो सर ये पॉलिटिक्स के हवाले से एक सवाल आपसे कर लूँ, आप बड़े अवामी आदमी हैं, एक अवामी सवाल है, आप इस हुकूमत के तर्जमान हैं,
तो आपकी हुकूमत पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि आप महंगाई और बेरोज़गारी रोकने में नाकाम रहे हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये जो महंगाई का मामला है, तेल है, बिजली है, सिर्फ सवाल ये है कि आज ही मैंने ये बात की, दो इसके हिस्से हैं। एक महंगाई है जो बैन अल-अक़वामी फैक्टर्स की वजह से महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो गई है, इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस ऊपर है, आप बहुत कुछ उसमें अपना कोई काम नहीं कर सकते। बाहर महंगी है, आप इंपोर्ट करते हैं, आपकी कीमतें ऊपर जाएंगी, आप टैक्स नीचे कर सकते हैं, वो आपने कर दिया। दूसरा है जो हमारी मुकामी मामला है, अब उसमें फ्लक्चुएशन, मसलन आप देखें कि जो जब चीनी की कीमत ऊपर जाती है तो सारा मीडिया उसको हेडलाइन बनाता है। अब इस वक्त चीनी 90 रुपए के ऊपर बिक रही है, खबर ही नहीं आ रही। टमाटर की कीमत जो है वो गिर गई है, खबर ही नहीं आ रही। और प्याज की कीमत, लहसुन की कीमत, अदरक की कीमत गिर गई है, कोई खबर ही नहीं आ रही। तो जब हम सिर्फ हर वक्त इसमें रहेंगे कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, तो फिर ये लगेगा कि ये महंगा। दूसरी तरफ दूसरी बात है कि जब हम महंगाई की बात करते हैं, हम आमदनी की बात नहीं करते। एक जो तनख्वाहदार तबका है उसको तो मसला जरूर है, लेकिन हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि 1100 अरब रुपया हमारी रूरल इकोनॉमी में गया है। ठेके सारे डबल हो गए हैं। वो गंदम की कीमत जो है वो 1200 से अब 2000 पे चली गई हुई है। जो गन्ना है वो 135 से 300 पे चला गया। हम आमदनी में इजाफे को डिस्कस ही नहीं करते और हम सिर्फ चीजों की कीमतों के ऊपर डिस्कस करते हैं। या तो फिर दोनों कंपैरिजन रखें ना अपने सामने, तो लोगों को समझ आ जाएगी कहाँ पे मसला है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया और चीज़ों पर रोशनी डाली।